आपा सफ़िया मुझसे 8 साल बड़ी थी। वो हमारी पहली अम्मी की औलाद थी। जब पहली बीवी वफात पा गई, वालिद साहब ने नन्ही मुन्नी सफ़िया की वजह से दूसरी शादी ना की, क्योंकि माँ की फौतगी के वक्त ये बदनसीब बच्ची 2 बरस की और अभी पालने में सोती थी। बेटी के पालने को खुद अब्बा अपने हाथों से झुलाते और सफ़िया को सुलाते थे। उस वक्त अनाबी हयात थी जो बच्ची को संभालती थी, ताहम उनकी उम्र 70 बरस थी। वो 2 बरस ही जी सकी। उसके बाद सफ़िया को पालने और संभालने वाला कोई न रहा। रिश्तेदारों के समझाने पर वालिद साहब ने बिलाखिर दूसरी शादी का कसद किया और मेरी वालदा से निकाह किया, जो उम्र में उनसे 10 बरस छोटी थी। शादी के वक्त 15 बरस की थी। 3 साल बाद मैंने जन्म लिया। तब अम्मी मुझे भी संभालने से कासिर थी। वो आपी सफ़िया को क्या संभालती। बहरहाल आपी तब 8 बरस की हो चुकी थी। उन्होंने ही मुझे बाजुओं में उठा लिया और वही अब मेरे तमाम काम करती थी। यूं कहना चाहिए कि जिस बच्ची की परवरिश की खातिर अब्बू ने दूसरी शादी की थी, कम सन्नी में वही मेरी देखभाल और परवरिश पर मामूर हो गई। आपी ने जब मुझे बहुत प्यार दिया तो मेरी माँ को भी वो प्यारी लगने लगी। वो सुतीली बेटी को जान से बढ़कर चाहने लगी। इनका हर तरह से ख्याल रखती और मैं दिन रात आपी के पास रहती। वही मुझे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती और अपने पास सुलाती। अम्मी को आराम मिलता था। मेरे बाद 2 बहुत भाई और हो गए। इनकी भी देखभाल आपी ने की तो वो अम्मी अब्बू की आँख का तारा बन गई। वो अब बड़ी हो गई थी। मैट्रिक पास कर लिया तब इनके लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। लड़का मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम था, लेकिन इसके बीमार दादा पोते का सेहरा देखने पर बज़िद थे। तभी इन लोगों को जल्द बेटे की शादी करना थी। आपी चूँकि बहुत खूबसूरत थी, लड़के वालों को पहली नज़र में पसंद आ गई। वालिदैन ने सोचा कि लड़का डॉक्टर बन रहा है, हमारी बेटी का मुस्तकबिल रोशन होगा, खुशहाल घराना है। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। यूं मेरी प्यारी बहन ब्याह कर अपने घर की हो गई। आपी तो हमारे घर का चांद थी। उनसे घर में उजाला था, रौनक थी, मोहब्बत की कौस बिखरी रहती थी। वो क्या गई कि दरो दीवार गूंग और घर सोना सोना हो गया। उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी। हम बहन भाई ही नहीं, अब्बू अम्मी भी उनको याद करके छुप छुप कर रोया करते थे। लोग बेटियों को न जाने क्यों जहमत और बोझ समझते हैं। हमारे लिए तो उनका वजूद बाइस बरकत और खुशियों का गहवारा था। मुझे तो उनका दुल्हन बनकर चले जाना एक ख्वाब सा लगता था। हर लड़की की अपनी अलग किस्मत होती है। कहने को आपी अमीर घर ब्याही गई थी और उनके शोहर मुस्तकबिल के मसीहा थे, मगर वहाँ उनके साथ अजब मसला दरपेश हुआ कि आपी की सास ने पहले ही दिन हुक्म सादिर कर दिया कि जब तक मसूद तालीम ख़त्म नहीं कर लेता, दूल्हा और दुल्हन का कमरा अलहदा होगा। यानी कि आपी अपने दूल्हा के कमरे में नहीं जा सकती थी। इन्हें ये कहकर अपने जीवन साथी के कमरे में ही जाने ना दिया जाता था कि मेडिकल की पढ़ाई है। दुल्हन के चूंचलों में लगा रहा तो इसका जहन भटक जाएगा, वो डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल ना कर सकेगा। इस तरह एक घर में रहते हुए भी वो अपने शरीक की ज़िंदगी से दूर रखी जाती थी। उनसे घुल मिलकर बातें ना कर सकती थी। वो उदास रहने लगी थी। दोनों सैर व तफरीह को साथ ना जा पाते थे। मसूद भाई को खाना वगैरह देने भी उनकी वालदा या बहन जाती थी। उनके सारे काम उनकी माँ ही करती थी। आपी तो दूर तमाशाई बनी सारा खेल देखती रहती थी। उल्टा सास उनसे घर का काम लेती और सलवातें सुनाती थी। दिलजोई तो दूर की बात थी। इस सलूक पर मेरी बहन को चुप लग गई। रफ्ता रफ्ता उनकी सेहत खराब होना शुरू हो गई। शुरू में तो मसूद भाई को भी अपनी दुल्हन की हालत पर दुख होता था, मगर मुंह से कुछ ना कहते थे, क्योंकि अपनी पढ़ाई का तमाम खर्चा उनके बड़े भाई उठा रहे थे। जब आपी 2-4 रोज को लेके आती तो मसूद भाई को मौका मिल जाता। तब वो कॉलेज से सीधे हमारे घर आ जाते और घर वालों से छुपकर अपनी दुल्हन के साथ रह लेते। इन 2-4 दिनों में वो अपनी दुल्हन की दिलजोई कर लेते थे, वरना फिर वही ससुराल का घर और वही सास का दबाव, जिसमें जलाने को हमारी आपी को ईंधन बनाया गया था। बस इसी खींचातानी में हमारी आपी की जिंदगी के दिन गुजरने लगे।
पहले पहल तो मसूद भाई चोरी छुपे अपनी दुल्हन की तरफ बहुत लपके, फिर हिम्मत हार दी। घर से बाहर कॉलेज में पढ़ाई और घर के अंदर उन पर आयद पाबंदियों ने उन्हें अपनी बीवी से मुस्तकिल दूर और बेगाना कर दिया। जब मसूद भाई मेडिकल के दूसरे साल में थे तब उनकी शादी आपी से हुई। 6 साल में उनके 3 बच्चे हो गए और वो पास आउट भी हो गए थे, लेकिन मजीद 4 साल की आला तालीम के लिए उनको बैरून मुल्क भेजने की बातें घर में होने लगी थी। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल होने के बाद उनकी तैनाती लाहौर के एक अस्पताल में हो गई। वहाँ एक खूबसूरत नर्स जिसका नाम मारिया था उनसे घुल मिल गई। फिर इसी मनहूस लड़की की वजह से मेरी खुशियों की मुंतज़िर आपी की उम्मीदों पर औस पड़ गई। मसूद भाई रफ्ता रफ्ता मारिया से करीब तर होते गए, यहाँ तक के बाद खुफिया शादी तक जा पहुँचे। इस मामले की किसी को कानू कान खबर तक न हुई, यहाँ तक के मसूद भाई को उनके बड़े भाई ने मजीद आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया, जहाँ वो पढ़ने लगे। इसी अस्पताल में कुछ नर्सों की ज़रूरत का कोटा निकला। उन्होंने मारिया को मतला किया, फार्म वगैरह भिजवा दिए, हर तरह मदद करके उसे बुलवा दिया। 1 साल बाद वो घर वालों से मिलने आए। वापसी पर जब जा रहे थे तो आपी और बच्चों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया कि बच्चे उदास हो जाएंगे। हत्ता के घर वालों को भी सी ऑफ करने से मना किया। घर पर खुदा हाफिज कहकर अकेले एयरपोर्ट चले गए। अबू को खबर हुई तो वो अपने घर से उनको सी ऑफ करने एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको बड़ी हैरत हुई कि वो अकेले नहीं थे, बल्कि नर्स मारिया के हमरा जा रहे थे, जो उनकी बीवी के तौर पर साथ जा रही थी। वालिद ने दूर से ही देखा और बगैर बात किए आज़रदा दिली से घर वापस आ गए। घर आकर अम्मी को बताया, वो भी रंजीदा हो गई। उन्होंने आपी की सास को फोन करके सूरत हाल से आगाह किया तो पता चला कि इस रात से सिर्फ मसूद भाई की वालदा आगाह थी कि मसूद ने मारिया से पाकिस्तान में ही साल पहले शादी कर ली थी। अम्मी अबू ने बाहम मशवरा किया कि सफिया बेटी को बताना चाहिए या नहीं। दोनों ने इस बात पर इत्फाक किया कि बेटी को बता देना चाहिए, इसे अंधेरे में रखना दुरुस्त नहीं है। वालिदैन ने आपी सफिया से कहा कि अब ससुराल का घर छोड़ दो, इंतजार के अजियत भरे जाल से निकलो और मैके लौट आओ। लेकिन आपी ने इनकार कर दिया कि मेरे 3 बच्चे हैं, इनको दुधियाल में पलने दे, इन्हें लेकर नहीं आ सकती, वहीं रहूंगी। मुझसे ना सही मसूद कभी तो अपने बच्चों से मिलने आएंगे। यूं ही साल पर साल गुजरते गए। आपा के दोनों लड़के मैट्रिक पास कर गए तो मसूद भाई ने आला तालीम के बहाने से उनको अपने पास बुलवा लिया। आपी ने दिल पर पत्थर रखकर दोनों लख्ते जिगर खुद से हजारों मील दूर बाप के पास भिजवा दिए। 10 साल बाद एक रोज मसूद भाई अपनी छोटी बहन की शादी में शिरकत करने अचानक पाकिस्तान आ गए। दूसरी बीवी यानी मारिया साथ थी और उनके मारिया से 2 लड़के भी हमरा आए थे, लेकिन मेरे भांजे साथ न थे। कहा कि उनके इम्तिहान थे, लिहाजा वो नहीं आ सके। आपी जिनकी आंखें अपने जिगर के टुकड़ों की दीद को तरस रही थी, सावन बादों की मानद बरस पड़ी। पहली बार सोतन का सामना हुआ तो आपी का चेहरा नक्सक से दुरुस्त होने बावजूद ऐसा बुझा हुआ था जैसे जलते उपले के ऊपर राख। बड़े हौसले से मियाँ की बेगम से मिली, मगर वो मोहतरमा तो ऐसी हवाई मखलूक के किसी को खातिर में न लाती थी। बरसों बाद शोहर का मुंह देखा तो वो भी बेगाना सा लगा। उनके लिए किचन में खाना बनाती जाती थी और आंसू भी पूछती जाती थी। 2 घड़ी तन्हाई में तो क्या, सबके सामने भी उनकी आपी के साथ दुख सुख करने की हिम्मत न हुई। मारिया ने भी शोहर और सोतन पर ऐसी कड़ी नजर रखी हुई थी कि क्या मजाल, जो लम्हा भर को वो आकर आपी के पास बैठ जाते और पूछ लेते। आपी की बेटी दानिया काफी समझदार हो चुकी थी, वो अक्सर हमारे घर रहने आ जाती थी। अपनी फुफ्फी की शादी में जो सुतीली माँ को देखा तो मारिया से ही नहीं बाप से भी उसको नफरत महसूस हुई। जिस शख्स का बरसों इंतजार किया वो बेटी से मिला भी तो ऊपरे दिल से। दानिया बहुत दुखी हो गई, बल्कि वो बड़ी समझदार थी। माँ की रंजीदगी को महसूस करके उसने अपना दुख किसी पर ज़ाहिर न होने दिया। उसने माँ को तन्हाइयों की आग में बरसों सुलगते देखा था और मारिया को भी देख लिया कि इस औरत की चालाकी, तरारी और तेजी इसके अंग अंग से फूटी पड़ती थी। बारात वाले दिन
मारिया ने खूब सारे जेवरात पहने और जब रात को ख्वाबगाह में सोने को जाने लगी तो आपी के पास आई और कहने लगी, आप ही इस घर की मुहाफिज हैं, तो ये मेरे जेवर रख लें, सुबह ले लूंगी। आपी ने जेवरात लेकर अपनी सैफ में रख दिए और चाबियां अपने सरहाने नीचे रख कर सो गए। वो शादी के कामों से थकी हुई थी, जाने कब गहरी नींद में चली गई। मारिया भी इसी ताक में थी, खुदा मालूम कब वो कमरे में आई और आपी के सरहाने से चाबियां निकाल लीं और सैफ में से जेवर उठा कर ले गए। जब मसूद भाई वापसी की तैयारी करने लगे, मारिया ने आपी से अपने जेवरात तलब किए। वो भागी हुई गई, सैफ खोला तो जेवरात ने दारद सकते में रह गई। कभी इस घर में एक पाई का हेर फेर न हुआ था, वो तो चकरा कर मुसहरी पे गिर गई। अब मारिया को मौका मिल गया अपनी तेजी दिखाने का और खूब शोर मचाया कि मेरे जेवर लाइए, वो तो तुम्हारे पास मेरी अमानत थे। आप ही बेचारी बौखला कर बार बार सैफ खोलती और पट झांक कर फिर सैफ का पट बंद कर देती। इनकी हालत देखकर मैं और दानिया दिल ही दिल में रो रहे थे। आखिर अब्बू और अम्मी को मैंने फ़ोन किया, वो आ गए और अम्मी अपना और मेरा जेवर सारा ले आई। वो मारिया के आगे धर लिया। मारिया बोली, पुराने डिज़ाइन क्या ये भी पहनने के लायक हैं जो मैं पहनूंगी? मुझे तो अपना वाला ही चाहिए। आखिर कहाँ गए? जेवर क्यों नहीं देती हो? सांस की दांत नपूसने लगी, आप ही रोने लगी। तब मसूद भाई बोले, मैं और लिए देता हूँ तुमको मारिया, चलो मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर, जो पसंद आए ले लो, मगर इस झगड़े को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे आज भी अपनी आपी का रोना और खजालत से धीरे धीरे मरते जाना भूलता नहीं है। बिल आखिर मसूद भाई और मारिया अपने बच्चों को लेकर चले गए, मगर सास, नंदें, देवर सभी आपी का तरह तरह की बातें करके खून खुश किए दे रहे थे। रात भर वो रोती रही। दानिया ने माँ को गले लगाया, चुप कराने की कोशिश की। बेटी से कहा, देख लेना दानिया, अब मैं सुबह तक जीती ना बचूंगी, मैंने मरने का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कोई ऐसी दवा मंगवा ली थी जिसकी ज्यादा मिकदार से इंसान कोमे में जा सकता था और फिर इसी हालत में मौत वाक़ई हो जाती थी। ये दवा भी मसूद भाई ने बातों बातों में बताई थी कि अमेरिका में इनके एक मरीज ने इसे पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। आपी के लेटर पैड पर नुस्खा था, आपी ने वो ले लिया और ड्राइवर से दवा मंगवा ली जो आधे सर के दर्द के मरीजों को निहायत कलील मिकदार में दी जाती थी, वो भी उस वक्त जब डॉक्टर जरूरी समझते थे। दानिया ने दवाई की शीशी माँ की दराज में देख ली थी। उसने महारत से दवा को गुसलखाने में खाली करके इसमें कोई बेजरत टांक भर कर रख दिया। रात के 2 बजे जब सो गए, आपी ने दवा की पूरी शीशी हलक में उंडेल ली। अपनी दानस्त में जिंदगी का खात्मा करने को ये अमल किया और मरने के इंतजार में लेट गई, मगर इस रात ना तो सो सकी और ना ही मर सकी। सुबह को कहीं आंख लगी, दानिया ने नाश्ता तैयार किया और जब दिन के 10 बज गए माँ को बेदार किया कि अब उठ जाइए, चाय पी लीजिए, आज तो आपने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। घबरा कर आपी ने आंखें खोली। पूछा, दानिया क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगी, लंबी उम्र जिएंगी मेरे लिए, मैं आपको मरने ना दूंगी। आपके बाद मेरा कौन है और मेरे बिना आपका कौन है? जरा सोचिए तो। वो लम्हा बीत गया था जब आपी ने मरने का फैसला किया था। उन्होंने दानिया को गले से लगा लिया, खूब प्यार किया। बोली, हाँ बेटी, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है, मेरी बेटी ही नहीं मेरी दोस्त भी है। तुमको तन्हा ना छोड़ूंगी, तेरे साथ ही जीऊंगी, तेरे लिए जीऊंगी, वरना मेरे बाद ये दुनिया जाने तेरा क्या हाल करे। कुछ दिनों बाद आपी के बड़े बेटे दानियाल का खत आया। माँ को लिखा था कि खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, सबको बाआवाज बुलंद बता दीजिए कि आप मुजरिम नहीं हैं। मारिया ने जो जेवर आपके पास रखवाए थे उसने खुद ही उन्हें सैफ से निकाल लिया था, वो उसके पास हैं। उसने सिर्फ आपको पापा और बाकी घर वालों की नज़रों से गिराने के लिए ऐसा किया। वो अच्छी औरत नहीं है, नीच खानदान से है, ये हकीकत यहाँ हमको मालूम हो चुकी है। पापा भी अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गए हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। माँ, जब मैं पाकिस्तान लौटूंगा तो आपको सोने से पीला कर दूंगा।
फिक्र मत करें, आपके दुखों के दिन कम रह गए हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। मैं मारिया से भी हिसाब लूँगा आपका, पापा से भी पूछूँगा। 2 साल बाद दानियाल और इब्राहिम तालीम मुकम्मल करके लौटे। माँ के साथ रहने की कसम खाकर आए थे। वो वापस अमेरिका नहीं गए, पाकिस्तान में ही अपना क्लिनिक बनाया और यहाँ ही शादियाँ की। माँ और बहन को वो सुख दिया जो किसी माँ को उसके बेटों ने ना दिया होगा। लिहाजा आप ही अपने बेटों की मोहब्बत पाकर